तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm। तो एक सेल है, उसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है। 20 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो गया? खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके अक्रॉस तुमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, उस वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? अब देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो V होगी और यही V हम लोग को ढूंढना है। और वोल्ट मीटर जो रीडिंग करेगा वो V का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो आपको क्या करना है, I और R, मतलब R तो उसके पास है ही। देखो वोल्ट मीटर के थ्रू जितना करंट जा रहा है और उसका खुद का जो रेजिस्टेंस है, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला होगा। अब फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिचुएशन देख लेते हैं कि ये आपकी बैटरी है जिसका एप्सिलॉन यानी कि 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे होगी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि R होगा। तो ये दोनों मिला के आपका, ये इतना पूरा मिला के ये आपका बैटरी होगा, इसका EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे के रखा है, और 100 ओम दे के रखा हुआ है, देख रहे हो 100 ओम। अब मान लो देखो बैटरी आपने लगा रखा है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगा रखा है, तो यहाँ पे इसके थ्रू करंट पास होगा, है ना, इस तरीके से सर्किट में करंट पास होगा। अब आपको पता है कि हम लोगों ने इस तरह का एक हम लोगों ने काम कर रखा था। जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग में आप देखो, इस केस में तो नहीं है, जैसे अगर मान लो रेजिस्टेंस है आपका और रेजिस्टेंस का क्रॉस अगर आपने बैटरी लगा रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो हमने डायरेक्ट पता है हम लोग को कि इसके थ्रू करंट कितना पास होगा। इसके थ्रू जो करंट पास होगा वो क्या होगा, या जो रिलेशन है EMF का हम लोग ने दो फॉर्मूला लिख रखा था। एक फॉर्मूला EMF का उसमें क्या था, IR प्लस R। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो और ये आपका रेजिस्टेंस R हो, तो ये टोटल आपका जो एप्सिलॉन EMF बनता है, उस EMF का फॉर्मूला हमने देखो स्टार्टिंग में ही देखा था, वो क्या था, IR प्लस R। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट निकाल लोगे, I निकाल लो, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, तो आपको करंट मिल जाएगा। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन मतलब 2 वोल्ट, 2 अपॉन R मतलब 100 प्लस आपका R, ये R कितना है यहाँ पे 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू 2 अपॉन 120, और यू कैन जस्ट राइट 1 अपॉन 60 एम्पियर। ये करंट आ गया आपका। एक बार करंट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो क्या देगा, I इंटू R देगा। तो बस I को R से मल्टीप्लाई कर दो, I का वैल्यू 1/60 है, R का वैल्यू 100 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 हो जाएगा। 5/3 कितना होता है, 3 1 3, 3 6 6 हो जाएगा, तो 1.67 वोल्ट आप लिख सकते हो, यही आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पहले तो करंट निकाल लो इस फॉर्मूले से, और उसके बाद फिर उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो वोल्ट मीटर के, I इंटू R, तो आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और है ऐसा, वो भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है। वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम है। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, मतलब उसका रीडिंग क्या होगा अगर उसका EMF, इसको एक बैटरी के अक्रॉस हम लोग ने डाल के रखा है जिसका 2 वोल्ट का EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 10 ओम है। वही सेम चीज़ पहले आपको क्या करना है, ये आपका बैटरी, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आपका वोल्ट मीटर जिसमें रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, पहले आपको करंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू IR प्लस R। यहाँ से आपको I मिल जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 2 है, R का वैल्यू कितना है 30 है, और स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 2/40 दैट इज इक्वल टू 1/20 एम्पियर। तो 1/20 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग क्या होगा बताओ, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR में आपको I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1/20, और R का वैल्यू यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितना है, R 30 है, तो 30
3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 हो जाएगा, यही आपका रीडिंग होगा वोल्ट मीटर का। ठीक है, समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर ही लेना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट एक्स। अच्छा, इसमें एक्चुअली फिगर नहीं बनाया गया, मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ। फिगर देखो कुछ इस तरीके से है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। उसके बाद फिर हम लोग को एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो देखो फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है एक सर्किट, इसमें करंट I1 दे के रखा हुआ है आपको 17 एम्पियर का। ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। फिर यहाँ से पॉइंट बी से यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, एंड दैट करंट I2 इज 3 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे करंट I3 है, और I3 का वैल्यू दे के नहीं रखा हुआ है। फिर यहाँ से करंट एंट्री मार रहा है, यहाँ से करंट एंट्री मार रहा है, और इस करंट का वैल्यू जो है वो I4 दे के रखा हुआ है 2 एम्पियर। और फिर नीचे आपका करंट जा रहा है, दिस करंट इज I5, इसका वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है हम लोग को। और फिर यहाँ पे एक करंट यहाँ गया, एक करंट यहाँ गया। ये जो करंट है I7, उसका वैल्यू 9 एम्पियर है, इसका वैल्यू 9 एम्पियर है। और यहाँ पे आपका I6 है, I6 का वैल्यू x है, और यही x हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा जंक्शन लॉ यूज़ करना है। जंक्शन लॉ सिंपल है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। तो इस जंक्शन पे, अच्छा जंक्शन के नाम भी दे रखे हैं कि यहाँ पे, वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे B है, ये C है, और ये D है। ठीक है, ये जंक्शन B है, ये जंक्शन C है, और ये जंक्शन आपका D है। 3 जंक्शन है, उसमें हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देखो, करंट I1 आया, उसमें से I2 गया और I3 नीचे गया। इसका मतलब करंट I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। देखो करंट I1 आ रहा है, वही I2 और I3 में डिवाइड हो गया, दोनों में बट गया। तो I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अब I1 कितना है, 17 है। I2 कितना है बताओ, 3 है। और I3 कितना है, I3 ढूंढना है हम लोग को। तो I3 कितना हो जाएगा यहाँ से, I3 विल बी इक्वल टू 14 प्लस 3 17 होता है ना, 14 एम्पियर। तो हमको I3 मिल गया यहाँ से। चलो I3 मिल गया। अब I3 आ रहा है और I4 आ रहा है, देखो दोनों आ रहा है ना, तो दोनों मिल के जितना जा रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। टोटल आने वाला करंट इज इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट। तो टोटल आने वाला करंट क्या है, I3, इस जंक्शन पे बात कर रहा हूँ मैं, एट सी जंक्शन की बात कर रहे हैं। I3 प्लस I4 दोनों आ रहे हैं ना, I3 प्लस I4 दोनों मिलकर कितना जाएगा बताओ, I5 के इक्वल हो जाएगा। तो I5 हो गया यहाँ पे। I3 का वैल्यू कितना है, 14। I4 का वैल्यू हमको दिख रहा है 2 है, दैट इज इक्वल टू I5। तो यहाँ से आपको I5 का वैल्यू 16 एम्पियर मिल जाएगा। हमें I5 का वैल्यू भी मिल गया यहाँ पे। अब वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, I5 आ रहा है और I7 और I6 जा रहा है, तो इसका मतलब यही करंट दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, जितना आएगा उतना ही टोटल जाएगा। सो दिस I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7। तो अगर हम D की बात करें, D I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7। ठीक है, I5 का वैल्यू यहाँ पे हमको 16 दिख रहा है, I6 का वैल्यू x है जो कि हमको ढूंढना है, सॉरी x हम लोग को ढूंढना है। और I7 का वैल्यू यहाँ पे हमको 9 दिख रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। और यही हमें ढूंढना था। बड़ा सिंपल है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A battery of EMF 4 volt, a battery of EMF 4 volt, and internal resistance 1 ohm is connected in a parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together। तो पहले हम ये बना लेते हैं। एक बैटरी है, उसका EMF 4 वोल्ट है, तो उसका EMF 4 वोल्ट ले लो, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम बना दो। तो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ ही बनाया जाता है, तो बैटरी के साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया। इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर बैटरी ऑफ EMF 1 वोल्ट, इसका EMF 1 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी 1 ओम ही है, विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो दोनों का पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया गया है, देख रहे हो यहाँ पे, और दोनों का नेगेटिव भी एक साथ यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे, इस तरीके से हो गया। ये सिचुएशन है। द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम।
अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 2 ओम है इसके अक्रॉस जोड़ दिया करंट भेजने के लिए, समझ गए? थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम, कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से एक करंट भेजो, लेट्स से दिस करंट इज I1, और यहाँ से करंट भेजो, दिस करंट इज I2। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये पूरे ब्रांच में सेम करंट होगा, मतलब यही सेम करंट I1 यहाँ पे भी फ्लो होगा और सेम डायरेक्शन में भी होगा, ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। देखो ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, ये जंक्शन पॉइंट है और एक ब्रांच ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है। तो एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन सेम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम करंट आएगा। यहाँ पे भी तुमने अगर करंट यहाँ पे इमेजिन किया है तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम करंट I2 ही होगा। तुम करंट का डायरेक्शन कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर उसके बाद आपको ब्रांचेस का रूल ध्यान में रखना है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन यहाँ भी अज्यूम करूँ दोनों का तो भी चल जाएगा, तो फिर मुझे पूरा यहाँ पे लेना पड़ेगा और इसका भी क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है यार, ये मच्छर टाइम पास कर रहा है, उड़ा ही दिया क्या? ठीक है चलो चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, बस हमको क्या है कि अगर आपने करंट का डायरेक्शन उल्टा ले लिया, मान लो एक्चुअल में करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था और आपने डायरेक्शन उल्टा ले लिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में आपको आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। जब आंसर नेगेटिव में आ गया करंट का, तो समझ लेना कि हमारा डायरेक्शन उल्टा अज्यूम किया था, पर आप कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हो। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लिया, नीचे भी ऐसे ले लिया, I1 I2। अब देखो इस जंक्शन पे क्या होगा बताओ, ये I1 यहाँ से आएगा और I2 यहाँ से आएगा और यहाँ पे आपका मान लेते हैं टोटल I करंट बन जाएगा। अब ये टोटल I करंट जो है इट इज नथिंग बट I1 प्लस I2, है ना, क्योंकि यही I1 प्लस I2 यहाँ पर मिलकर आपका I बन के निकल जाएगा और यही I करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। तो हमें यही I करंट ढूंढना है। इन्होंने बोला है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो हमको ढूंढना है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको दो चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपको दो लूप चूज करना है और उसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप याद है ना, लूप बना के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लूप यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं ये वाला अंदर ही अंदर। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ A B, इसको नाम मत दो, ठीक है चलेगा वैसे, इस तरीके से A B C D और यहाँ पे E और यहाँ पे F हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका G और यहाँ पे H लिख देते हैं। तब एक लूप तो आप काम करो इसी में देख लेते हैं, ये पूरा लूप क्लोज लूप। C से स्टार्ट करते हैं, C E F B C, ठीक है। तो यहाँ पे C E F B C एक लूप, कोई भी दो लूप ले लो काम हो जाएगा आपका। तो आपका लूप C E F B C, C E F B C, इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज कर लो। रूल्स याद रखना, C E F B C रूल्स याद है ना किरचॉफ्स लॉ का। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। और अगर आपका बैटरी का ईएमएफ है तो बैटरी का ईएमएफ अगर हम लोग फाइनली नेगेटिव पे जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, फाइनली पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। तो चलो अब सी ई की तरफ गए, यहाँ तो कुछ नहीं मिला आपको, ई से लेकर एफ की तरफ जाओगे तो पहले बैटरी आ रहा है। अब बैटरी का जब हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं तो देखो आप ध्यान से कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो फाइनली नेगेटिव पे जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना है, -1 इसका ईएमएफ, ये ईएमएफ है, -1 ले लिया। अब आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लोगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट कितना है, I2 है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, I इंटू R। लेकिन ये हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो देखो कि आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब F से एक B की ओर तो कुछ नहीं मिला हमको, B से फिर हम अगर बढ़ेंगे यहाँ पे तो फिर देखो I1 इंटू 1 हो जाएगा, I1 इंटू 1 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस बार। और फिर आपका ये आ गया बैटरी पर, हम यहाँ पे देखो जब ऐसे जाओगे तो आप फाइनली पॉजिटिव पे पहुँच रहे हो, तो ये +4 हो जाएगा इसका ईएमएफ बैटरी का।
और ये टोटल मिला के 0 होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल ईएमएफ एक क्लोज लूप में मिला के 0 होता है। समझ गए? आपको यहाँ पे I1 और I2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन आपको और निकालना है, बस काम हो गया। तो यहाँ पे आप देखो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -1 + I2 - I1 + 4 = 0। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो I2 - I1, अब देखो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उसको उस साइड भेज दो तो -3 हो जाएगा, -3, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। एक लूप का काम हो गया। अब दूसरे लूप में चलते हैं। दूसरा लूप आप एक काम करो, ये पूरा लूप ले लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा पूरा लूप इसमें ये भी आ जाएगा। तो दूसरा लूप आपका क्या आ जाएगा, देखो लूप CDGHABC, CDGHABC। चलो इस लूप में भी चालू करते हैं। C से लेकर D तक तो कुछ नहीं है, D से लेकर G तक भी कुछ नहीं है। अब G से जब आप H पे जाओगे तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ करंट I है, रेजिस्टेंस 2 है, तो I × 2। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा रूल के हिसाब से। फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ दिए, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ फिर से हम इधर जा रहे हैं, I1 × 1, I1 × 1, अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। और फिर ये +4, क्योंकि हम फाइनली पॉजिटिव पे जा रहे हैं, +4 = 0। समझ गए? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये I1 I2 के टर्म्स में है और ये I1 और I के टर्म्स में, ये नया वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, I के जगह पे ये यूज कर लो, I = I1 + I2। तो सिंस, इसको पहले अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -2I - I1 + 4 = 0। अब हम लोग ये यूज करेंगे, I = I1 + I2। ठीक है, यूज I = I1 + I2। तो I के जगह पे आप क्या यूज करोगे, I1 + I2। तो इससे क्या हो जाएगा, -2 I1 + I2, -2 I1 + I2 माइनस I1 + 4 = 0। ठीक है, तो ये क्या करोगे यहाँ पे आप, सॉरी, इसको एक और तरीका है जो सीधा सिर्फ 2 वेरिएबल्स में काम हो जाए अपना, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। I1 I2 आपको निकालना है, एक बार I1 I2 मिल गया तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको I मिल जाएगा। तो चलो इसको आप वापस से आगे बढ़ते हैं, -2 I1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2 I1 -2 I2 -I1 + 4 = 0। तो ये आई थिंक -2 I2 -2 I1 -I1 -3 I1 हो जाएगा, और = 4 को वहां भेज दो, -4। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देखो तो एक काम करो, देखो ये 2 इक्वेशन आपके पास मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और आप जानते हो कि इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपने x और y के वेरिएबल्स जो हैं, x और y के इक्वेशंस आपने सॉल्व किए होंगे, लीनियर इक्वेशंस। ये भी वही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, I1 है I2 है। I1 और I2 दोनों को सॉल्व कर लो, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा यहाँ पे I1 I2, और आप इसमें डाल देना तो आपको I भी मिल जाएगा। तो कैसे करोगे बताओ, ये काम आपका है, आप कर सकते हो इसको। आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, तो एक वेरिएबल हटाने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो I2 हट जाएगा। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2I2 -2 I1 = 2 × -3, 2 3 -6। या एक काम आप और कर सकते हो, इसका एक वैल्यू निकालो, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना। अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिलहाल इसको कर लेते हैं। ये इसको कर दो इक्वेशन 3, समझ गए। और ये इक्वेशन 2 उसके जस्ट नीचे लिख दो, -2 I2 -3 I1 = -4। देखो अब ये 10th की चीज़ें हैं, 10th का काम कर रहा हूँ मैं, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो ये गायब, -2 -3 -5 I1 हो जाएगा, = -10 हो जाएगा। तो 5 I1 = 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब I1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से I1 का वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगा।
तो चलो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर आ गया अपने पास। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे फिर से मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूँ। I1 का वैल्यू अपने पास 2 एम्पियर आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, I2 चाहिए। इसको उठा के डाल दो, पुट किस में डाल दोगे, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पे हम I1 इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था बताओ आपका, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 3। I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 3 था कि -3 था, -3 है। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -3। अब I1 का वैल्यू उठा लो यहाँ से, तो I2 माइनस 2 इज इक्वल टू -3। तो I2 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 हो जाएगा और I2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू -1 एम्पियर आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब देखो नेगेटिव में आया तो वैल्यूज नेगेटिव में ही यूज करना है, इसमें घपला मत कर देना। तो ये नेगेटिव में आ गया। अब हमको टोटल करंट I चाहिए था, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट बताओ, तो वो तो I1 प्लस I2 है। तो अब आप दोनों को ऐड कर दो, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू कितना आया बताओ, I1 का वैल्यू हमें यहाँ पे आया है 2 एम्पियर, है ना। अच्छा यही देख लो 2 एम्पियर। और I2 का वैल्यू कितना आया, -1 आया। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया। टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज, या टोटल करंट जो भी हमको यहाँ पे मिल रहा है वो 1 एम्पियर का मिल रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव आने का क्या मतलब है, जो हमें I2 दिख रहा है वो I2 का वैल्यू -1 एम्पियर है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो I2 का हमने डायरेक्शन लिया है वो गलत लिया है। मतलब करंट हमने यहाँ पे मान के चला कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस सर्किट में करंट आपका उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा। वैल्यू वही रहेगा। अगर आपका वैल्यू -1 एम्पियर आया है, इसका मतलब I2 का वैल्यू 1 एम्पियर करंट ही है। माइनस का मतलब ये है कि वो 1 एम्पियर करंट यहां फ्लो ना होकर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट्स इट। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपको कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आप अपने हिसाब से डायरेक्शन करंट का ले लो। अगर वो डायरेक्शन गलत रहा तो आंसर आपका सही आएगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा। और आपको नेगेटिव वैल्यूज ही लेके चलना है, कोई इशू नहीं है। आपका आंसर आ गया आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी देख लेते हैं। Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction. सेम चीज है, दो सेल है, एक का 1.5 दूसरे का 2 वोल्ट है। तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे 1.5 वोल्ट और दूसरे का कितना है, 2 वोल्ट है। और ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेजेंगे ऐसा बोल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में करंट भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, ये भी इस डायरेक्शन में भेज रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में भेजने के लिए आपको ऐसे ही कनेक्ट करना होगा, सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा उसके बाद क्या है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है और दूसरे का 2 ओम है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया, 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये रहा 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से सेम क्वेश्चन आ गया। फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करो, मतलब इसके थ्रू जो भी करंट है वो फाइंड करो, आई फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आई है, यही हमको ढूंढना है, हमको आई फाइंड आउट करना है। इसमें सेम चीज़ आप I1 यहाँ अज्यूम करो, I2 यहाँ अज्यूम करो, तो यही आपका I1 यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि सेम ब्रांच है, सेम करंट होगा। यहाँ पे भी देखो I2 आपने यहाँ अज्यूम किया है, तो आपका I2 यहीं पे जाएगा, सेम ब्रांच सेम करंट। उसके बाद यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, दोनों मिलकर यहाँ पे I फ्लो होंगे। इसका मतलब I जो है वो I1 प्लस I2 यहाँ पे भी हो रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, और यही I यहाँ से जाएगा इसके थ्रू, और यहाँ पे फिर से ये I जो है वो I1 और I2 में स्प्लिट हो जाएगा। बस वही है, सिंपल है। वही काम करना है। आप दो लूप कंसिडर करो, मैं इस बार डायरेक्टली लूप कंसिडर कर रहा हूँ। पहले तो यही वाला लूप कंसिडर करते थे, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ 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 यहाँ, मैं नाम दे देता हूँ ABCD। चलो लूप ABCD, दो लूप चाहिए हमको। चालू करते हैं, यहाँ से आओ, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं ठीक है, पहले तो EMF आ रहा है ना, देखो यहाँ से आगे जा रहे हो तो फाइनली नेगेटिव आ रहा है, तो -2,
उसके बाद करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस I2 इंटू टू, I2 इंटू टू। पर क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, I2 यहाँ से आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे। फिर ऊपर जाओ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो I1 इंटू वन नेगेटिव हो जाएगा, I1 इंटू वन, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर यहाँ से आगे जाओगे तो फाइनली पॉजिटिव पे पहुँचोगे, तो ये प्लस हो जाएगा 1.5 मिलाकर 0। ये पहला लूप का हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2I2 माइनस I1, और देखो 1.5 माइनस 2 जो होगा वो माइनस 0.5 होगा, और वहां जाने के बाद प्लस 0.5 हो जाएगा। आपको पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम यहाँ पे ना सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। आप I1 निकाल लो यहाँ से। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 विल बी इक्वल टू 2I2 माइनस 0.5, और इसको इक्वेशन डालेंगे हम लोग y। यही होगा ना? हाँ, I1 का वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरीके से I2 के टर्म्स में निकाल दिया, इसको इक्वेशन 1 डालेंगे। अब यही I1 का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों को मैं अलग तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे। अब हम लोग बड़ा वाला लूप ले लेते हैं। एक लूप बड़ा वाला क्या लोगे? ए, अब यहाँ पे तो कोई नंबर दिख नहीं रहा आपको, ए के बाद सीधा यहाँ पे आ जाओ, इसको ले लेते हैं। क्या करेंगे? बी सी डी लिख दिया, ई एफ जी एच, तो ए ई एफ जी एच, ए ई एफ जी एच, हम इस तरीके से लूप पे आ रहे हैं, ए ई एफ जी एच, और उसके बाद डी, और डी के बाद फिर ए पे आ गए। लूप कंप्लीट करना है, राइट? क्लियर है? चलो अब इसमें देखते हैं। ए के बाद यहाँ पे आओगे तो देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आएगा यहाँ पे, -5 इंटू आई इंटू आर होता है ना, तो माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। 5 है ना रेजिस्टेंस? हाँ 5 है। फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ जाओगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, अगेन माइनस I1 इंटू वन, I1 इंटू वन, और फिर उसके बाद हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं फाइनली, तो पॉजिटिव 1.5 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव 1.5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से हम लोग ये वाला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I की जगह पे क्या डाल दोगे आप? इसको लिख दो -5I माइनस I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0, और I की जगह पे क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0। चलो इसको अब हम लोग एक काम करते हैं, I1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर इसको पहले फिर वापस हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? -5I1 माइनस 5I2, -5I1 माइनस 5I2, ओके, -I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0, -5I1 माइनस 5I2 माइनस I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0, तो -5I1 माइनस 6I1 हो जाएगा, -5I2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0। अब I1 का वैल्यू आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 से ले लेना है, ठीक है? तो I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से लोगे तो क्या हो जाएगा? -6, I1 का वैल्यू देखो 2I2 माइनस 0.5, 2I2 माइनस 0.5, -5I2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0, सेम चीज। तो ये कितना हो जाएगा? -12I2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था? मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट किया था, ऐड कर दिया था, अगर इसमें आप देखो तो सेम क्वेश्चन है, बस तरीके में अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। ये तो बात मैथमेटिक्स की है और कुछ नहीं है। -6 इंटू 0 -0.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का आधा 3 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। -5I2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0। अब देखो -12 माइनस 5 माइनस 17 होता है, तो -17I2 और 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? आपका 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4.5 आई थिंक 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये -17I2 इज इक्वल टू -4.5, तो आपको I2 का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर, पॉजिटिव में आ रहा है। I2 का वैल्यू आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो आपको I1 मिल जाएगा। तो पुट, यहाँ पे लिख दो, पुट I2 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 17
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डाल दो। अब इक्वेशन 1 क्या है बताओ? 2i2 minus 0.5, i1 is equal to 2i2 minus 0.5, that is equal to 2, i2 का वैल्यू 4.5 अपॉन 17 माइनस 0.5। 4.5 इंटू 2 जो होगा वो 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर 1/2 से आसान हो जाएगा। तो 9 2 से 18 हो जाएगा ये, माइनस 17 अपॉन 36, ये होगा 9 2 से 18 माइनस 17 अपॉन 36। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना आता है ना, प्लस माइनस की बात है, तो ये कितना हो जाएगा 1/36 एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका I1 आ गया। अब I1 और I2 का आपको ऐड करना है, क्योंकि हमें टोटल करंट पूछा गया है और यहाँ पे टोटल करंट थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो I और ये I का वैल्यू I1 प्लस I2, तो ऐड कर दो। तो ये टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/36 और I2 का वैल्यू क्या है 4.5 अपॉन 17, 4.5 अपॉन 17। तो अब एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 17 2 ज़ा, एक सेकेंड, ये 17 2 ज़ा 34 होता है ना। रुको, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 9 2 से 18 माइनस 17, 17 2 से 34 होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये 34 होगा, सॉरी 1/34, 34। हाँ, तो करना क्या है, अब हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4.5 इंटू 2 9 होता है, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10/34, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5/17 एम्पियर आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। टोटल करंट कितना आ रहा है 5/17 एम्पियर। आप इसको चाहे तो आगे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। आगे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 17 0.17 अब 0.3 के आसपास आ जाएगा। 17 2 ज़ा 34, और 17 2 ज़ा 34 में आपका बचेगा कितना 16 बचेगा। तो आई थिंक 17 9 से कितना होता है, मैं खुद ही टेबल भूल गया यार, रुको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करके ख़त्म करता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। डिवीजन आता है ना, डिवीजन कर लेना। ये 2.94 आ रहा है, 0.294 एम्पियर। अगर ये डिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आपका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप ये स्टेप लिख दे रहे हो तो फिर आप एकदम 100% श्योर हो जाओगे कि चलो भाई आपने स्टेप पूरा कंप्लीट किया है। ओके, चलिए ये अभी कैलकुलेशन आपका काम है, देख लो, मैं आपको बस फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respective of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था, मैंने क्वेश्चन चेक करके इसको कंप्लीट कर दिया है, और ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो मैं आप पर ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप कर लेना। और ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे पेज पे रहेगा, आप देख लेना। 2 batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. वैसे ही सेम चीज जो अब हम लोग करते आ रहे हैं, बैटरी है पैरेलल में कनेक्टेड है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे बस इसमें फर्क देखो क्या है कि दोनों ब्रांचेस का आपको करंट ढूंढना है। ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट मतलब I1 ढूंढना है, I2 ढूंढना है और I ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्चुअली बस क्वेश्चन सेम है, आपको करना क्या, जो मैंने आपका अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देखोगे यहाँ पे, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो 2 बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें भी हमने I1 ढूंढा था, I2 ढूंढा था, लास्ट में I ढूंढा था। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, I1 ढूंढना है, I2 ढूंढना है और I ढूंढना है। सेम वही तरीका यूज करोगे, और आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स लिख के दे रहा हूँ। I1 का वैल्यू क्या आएगा, I2 का वैल्यू क्या आएगा, दोनों को हम सेम डायरेक्शन में अगर मान के चले तो, और फिर टोटल I क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो I1 का वैल्यू आएगा, I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे -1.526। अब ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा देख लेना आप।
वैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, सेम क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वापस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। मतलब ये भी वैसे ही एग्जैक्टली सेम है, आपका तरीका सेम है। तो आप I1 निकाल लेना, I2 निकाल लेना, दोनों को ऐड करोगे तो I मिल जाएगा। और I2 का जो वैल्यू आपका आएगा वो I2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.237 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल I निकालना है तो आप ऐड कर देना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे इन दोनों को, तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा I का 0.711 एम्पियर आ जाएगा, 0.711 एम्पियर। ये आपका I आ गया। तो तीनों ब्रांच का करंट मिल गया आपको, I1 मिल गया, I2 मिल गया, I मिल गया। अगर आपको सिर्फ ये I भी बोला जाता ढूंढने के लिए तो भी आपको वही काम करना पड़ता, I1 निकालना पड़ता, I2 निकालना पड़ता, फिर फाइनली दोनों को ऐड करके I निकालना पड़ता, जो अभी तक हम लोगों ने किया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला I इंटू आर होता है। अब I का वैल्यू 0.711 और R का वैल्यू 12। बस इतना एक काम एक्स्ट्रा इसमें करना होगा, बाकी सेम एज प्रीवियस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट में बस एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो I इंटू आर कर दो, दोनों को करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.711, दैट विल गिव यू 8.532 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना है काम। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम 2 है और यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है। तीनों के थ्रू आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, अज्यूम दैट द सेल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सेल लगा हुआ है, और आपको इस तीनों के थ्रू करंट निकालना है। तो चलो करंट का डायरेक्शन पहले फिक्स करते हैं, हम अपने हिसाब से फिक्स कर देंगे। मैंने आपको बताया अगर डायरेक्शन गलत भी आ जाता है तो आपको आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, देखो मान लेते हैं यहां से कुछ एक करंट आ रहा है और इसको हम लोग I1 अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो अगर आपने करंट फिक्स किया तो उस पूरे ब्रांच का करंट फिक्स हो जाएगा। अब ये ब्रांच लेकर यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पूरे ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, इसी सेंस में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे भी करंट आपका हर जगह पे I1 ही होगा। तो इसका मतलब इसके थ्रू I1 पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, चलो इसके थ्रू हम मान के चलते हैं इस डायरेक्शन में कि I2 पास हो रहा है, तो ये I2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि I3 यहाँ पे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, ब्रांच जंक्शन टू जंक्शन बनता है, जंक्शन टू जंक्शन करंट I3 ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट I3 ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। 3 ब्रांच हो गए आपके। अच्छा कितने अननोन्स है वो देखो, I1 I2 I3, 3 अननोन्स है, इसका मतलब आपको 3 इक्वेशन लगेगा यहाँ पे। पर आप क्या कर सकते हो इस केस में, अननोन्स को गायब भी कर सकते हो ताकि 2 इक्वेशन में काम हो जाए। कैसे, देखो ये जो I3 तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अगर आप जंक्शन लॉ यूज करोगे तो ये जो आपको I3 दिख रहा है, ये I3 क्या हो जाएगा बताओ, I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I3 यहाँ पे आया और ये 2 पार्ट में बढ़ गया, I2 इधर गया, I1 यहाँ पे गया, तो I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I1। तो एक इक्वेशन तो आपको वहीं से मिल गया, 2 इक्वेशन आपको और चाहिए। एक इक्वेशन जंक्शन लॉ से मिल जाता है, 2 इक्वेशन और चाहिए। तो 2 इक्वेशन 2 लूप में लगा लो, एक लूप इसमें लगा लो, एक लूप इसमें लगा लो, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे। अब मैं लूप नहीं लिखूंगा, आपको लिखना रहेगा तो लिख लो, मैं चलो एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ। अरे यार ये मक्खी परेशान करके रख दी, फिर से इनका नौटंकी चालू हो गया। इसको ए ले लो, A B C D E F, पहला लोग ऊपर वाला F A से स्टार्ट करते हैं, A B C F A, A B C F A। चलो शुरू करते हैं, A से लेकर B तक। करंट देखो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो फाइनली पॉजिटिव पे जा रहा है तो +5। करंट के डायरेक्शन में यहाँ कुछ नहीं है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है I3, तो हम नेगेटिव लेंगे 3 इंटू I2। करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट I2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 3I2, लेकिन लेंगे क्यों नेगेटिव, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है 4 इंटू I3 -4 इंटू I3 ले लेंगे, टोटल मिला के 0। एक इक्वेशन बन गया। और उसके बाद अब क्या करोगे, I2 और I3 में आया ये,
तुम मेक श्योर करो कि आपको इक्वेशन जो है वो अगला वाला भी I2 और I3 में ही मिले, ताकि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाए। तो इससे आप लिख सकते हो -3 इंटू I2 -4 इंटू I3, और इसको यहाँ भेज दो, या फिर एक काम करो इन दोनों को ही वहाँ भेज दो। तो 3 इंटू I2 प्लस 4 इंटू I3, समझ गए ना, इन दोनों को वहाँ भेज दिया, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को यहाँ भेज दिया, सो 3 इंटू I2 प्लस 4 इंटू I3 विल बी इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। एक इक्वेशन आपके पास पहले से ही, एक इक्वेशन और मिला, और एक इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशन चाहिए होगा। तो अब दूसरा लूप यहां से देख लो, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ। तो हमें I2 और I3 में एक इक्वेशन मिला है, I2 और I3 में एक और इक्वेशन चाहिए, ताकि उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। और अगर I2 और I3 मिल गया तो I1 भी मिल जाएगा, तो तीनों मिल जाएगा आपको। चलो F से स्टार्ट करते हैं। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो I3 इंटू I2 पॉजिटिव होगा इस बार। फिर उसके बाद करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, -4 इंटू I1 नेगेटिव होगा। फिर देखो आप यहां से यहां पे आ रहे हो तो फाइनली पॉजिटिव पे जा रहे हो तो +10 हो जाएगा ये, और वापस F तक आ गए, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ आपका, ये इक्वेशन आ जाएगा 3I2 -4 I1 इज इक्वल टू -10। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे कि ये 3I2 I3 है और यहाँ पे I2 I1 है, ये I1 के टर्म्स में। तो हमें सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I1 इज इक्वल टू I3 माइनस I2, I1 इज इक्वल टू I3 माइनस I2, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि I1 हट जाए और फिर हमको I2 और I3 ही मिले। दो इक्वेशन हमें I2 I3 चाहिए। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3I2, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 4 I1 की जगह पे क्या लिख दोगे, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू -10, ये लिख दो फ्रॉम 1। चलिए ये हो जाएगा आपका 3I2 माइनस 4I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू -10, है ना। ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब 4 3 टोटल हो जाएगा 7I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -10। ये आपका इक्वेशन 2 तैयार हो गया, सॉरी इक्वेशन 3 तैयार हो गया। तो हमने दो इक्वेशन ऐसा ला दिया जिसमें दो वेरिएबल्स I2 I3 इसमें भी है, I2 I3 इसमें भी है। अब क्या करना है, देखो सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, -4I3 प्लस 4I3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, देखो 3I2 प्लस 4I3, 3I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 है। 3I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 है। और यहाँ पे आपका ये वाला इक्वेशन 3 डाल देते हैं, 7I2 माइनस 4I3, 7I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। दोनों को आपको ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अरे रे 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 रे, अरे नहीं यार, ये मक्खी परेशान करना नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करने पर क्या होगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10I2, ये तो जाएगा, इज इक्वल टू -5। तो I2 का वैल्यू -1/2 एम्पियर आ जाएगा, देखो साफ साफ, है ना। I2 का वैल्यू -1/2 एम्पियर, या फिर I2 का वैल्यू आप लिख सकते हो 0.5, लिख देता हूँ मैं, -0.5 एम्पियर। माइनस से टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको पहले बताया था माइनस का मतलब क्या होता है। अब इसको जब रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको I1 मिल जाएगा। किस में रीसब्स्टिट्यूट करोगे, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। किस में डालोगे बताओ, किसी में एक में डाल दो। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दो। तो 3I2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय I2 का वैल्यू -1/2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको I3 मिल जाएगा, समझे। तो 4I3 इज इक्वल टू 5 प्लस, देखो ये -3/2 वहाँ जाके +3/2 हो जाएगा। सो 4I3 इज इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। I3 का वैल्यू 13/4 हो जाएगा। तो I3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 का वैल्यू
चेक कर लेते हैं। I3 13 अपॉन 4 2 से 8 हो जाएगा ना, तो 13 अपॉन 8, 13 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। तो I3 विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू अगर आप देखोगे 13 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू 1.625 एम्पियर। I3 आ गया। अब I1 के लिए आप पहला इक्वेशन यूज कर लो। पहला इक्वेशन क्या है आपका, I1 इज इक्वल टू I3 माइनस I2, I3 माइनस I2 फ्रॉम 1 है ना। तो I3 का वैल्यू कितना है 1.625 माइनस I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू माइनस 0.5 है, तो माइनस 0.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 1.625 प्लस 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.625 प्लस 0.5 विल गिव यू 2.125 एम्पियर। और ये आपका I1 आ गया, करंट I1 आ गया, I3 आ गया और यहाँ पे I2 आ गया। वही तीनों तो हमको चाहिए था ना। I1 किधर गया, किधर गया, I1 4 एम्पियर के थ्रू, I2 3 एम्पियर के थ्रू, और सॉरी 3 ओम के थ्रू, और I3 4 ओम के थ्रू। तो तीनों करंट हमको मिल गया, I1 I2 I3। तो इस तरीके से किरचॉफ्स लॉ का यूज करके आप इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10 ohm 12 ohm 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of the same resistance. थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे समझो। पहले तो 10 12 15 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, तो आप इसको पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दो तीनों रेजिस्टेंस को, 10 ओम 12 ओम और 15 ओम। ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया तीनों का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि दिस कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसे किसी के साथ सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। किसके साथ सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस। इसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और उन सीरीज कॉम्बिनेशन में वही सेम 3 रेजिस्टेंसेस हैं। मतलब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन भी बना लो एक। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ इसको सीरीज में लगा रखा है, मतलब इस पूरे पार्ट को सीरीज में लगा रखा है इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, और इन तीनों का रेजिस्टेंस भी वही है 10 ओम 12 ओम और 15 ओम। तो आपको पहले सर्किट समझना होगा, इस तरीके से बनाया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट इफ अ बैटरी ऑफ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग द करंट। अब इसका आपका बैटरी लगा रखा है 4.1 वोल्ट का, तो आपको करंट ढूंढना है सर्किट में से और टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है। टोटल रेजिस्टेंस मैं R टोटल मान के चलता हूं। तो पहले काम करो, पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, सीरीज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल मिल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/10 1/12 1/15। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही ऐड होता है, 1/10 1/15 1/12 है ना, सॉरी हाँ ठीक है, 1/12 प्लस 1/15। तो यहाँ पे टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा कितना चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 10 और 15 हम ऐड करना आता है ना, इसको ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, देखो डिनोमिनेटर सबका सेम करना है, तो आप क्या करोगे 12 12 इज 36, काम करो सबका डिनोमिनेटर 60 बना दो। तो 60 बनाने के लिए क्या करोगे, इसके ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6/60 हो जाएगा, प्लस 5/60 हो जाएगा, 5 × 1 5 × 12, और ये 4/60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 6 + 5 + 4, तो 15/60 दैट इज इक्वल टू 1/4। 1/RP 1/4 हो रहा है, इसका मतलब RP का वैल्यू 4 ओम आ जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अपने पास मिल गया यहाँ पे। अब सीरीज का निकाल लेते हैं, सीरीज का तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा आपका 10 + 12 + 15, 10 + 12 + 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 27 37 ओम, आई एम नॉट रॉन्ग, 37 ओम। तो ये टोटल 4 ओम है, ये टोटल 37 ओम है, दोनों को ऐड कर दो, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मिल जाएगा R टोटल, वो कितना हो जाएगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन और प्लस यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन,
क्योंकि पैरेलल और सीरीज आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको दोनों को ऐड करना है। पैरेलल में कितना है 4 और 37, तो ये हो जाएगा 4 + 37 दैट इज इक्वल टू 41 ओम। तो 41 ओम का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में बन रहा है। ठीक है, वोल्टेज 4.1 लगा रखा है, करंट आपको ढूंढना है। तो ये सर्किट आप कुछ ऐसा समझ लो कि आर टोटल देके रखा है, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे नेटवर्क को हम आर टोटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा रखा है जिसका वैल्यू 4.1 वोल्ट है, ये वाला, और इसके थ्रू हमको करंट ढूंढना है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर टोटल। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा V अपॉन आर टोटल, मिल गया करंट। तो V देखो पहले तो टोटल ढूंढना, तो टोटल 41 ओम मिल गया हमको, अब करंट ढूंढना है। तो V क्या है, टोटल वोल्टेज 4.1 डिवाइडेड बाय 41 आर टोटल का वैल्यू, तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 एम्पियर, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टेंस Q बी सेट इन द सर्किट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस XY। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि Q का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे आपका ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो ब्रिज बैलेंस करने के लिए हमारे पास कंडीशन हमको पता है, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो पहले वैल्यूज चेक कर लो, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.36 किलो ओम, 1.36 किलो ओम, किलो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो P का वैल्यू आ गया। Q का वैल्यू हमको ढूंढना है, R का वैल्यू 300 देके रखा हुआ है, 300 ओम, और S का वैल्यू कितना दिया 4.4 किलो ओम, तो ये भी हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ ओम। हमको Q ढूंढना है, तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, P अपॉन Q दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू R अपॉन S, R अपॉन S। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, P इंटू S अपॉन R। तो P का वैल्यू 1.36 इंटू 10⁻³ S का वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है 300 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.36, लेट मी जस्ट सी, 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 300। देखो लॉग कैलकुलेशन करना है तो लॉग की चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका जो Q का वैल्यू मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.019946 इंटू 10⁻⁶, 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1994, 1 2 3 4 5 6, 6.6। आगे और कुछ है कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पे Q का वैल्यू इतना ओम आ जाएगा। तो ये आपको Q का वैल्यू मिल गया। अब ये आप यहाँ पे अगर ये सपोज करो कैलकुलेशन में हो जाएगा वैसे, क्योंकि इसमें लॉग की ज़रूरत मेरे हिसाब से पड़ेगी नहीं, और अगर आपको यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए लॉग का यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। लॉग कैसे यूज़ करते हो ऑलरेडी स्पेशल वीडियो में आपको लेक्चर में मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो ये आपको Q का वैल्यू मिल गया। दूसरा पूछा है कि X और Y के बीच में वोल्टेज कितना आएगा। अब देखो ये हमें पता है कि सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका ब्रिज बैलेंस है तो हमें पता है कि वो दो पॉइंट्स जिसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, हम देखो A और C के बीच में यहाँ पे बैटरी लगा के रखा है, तो बाकी जो 2 पॉइंट बचा हुआ था उसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 जाता है। क्यों बताओ, क्योंकि आपका इस केस में ब्रिज अगर बैलेंस्ड हो जाएगा तो B और D जो है वो सेम पोटेंशियल पे चले जाते हैं। सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल्स, और इसीलिए जब हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो करंट इसके थ्रू 0 जाता है, करंट पास ही नहीं होता है। अगर सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो
अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई इज 0। बस सिंपल सी बात है, ठीक है।